हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बीकॉम पार्ट वन से प्रमोट होके बीकॉम सेकेंड ईयर में आए। और आप लोग के बीकॉम पार्ट वन के जो परसेंटेज डिसाइड किए जाएंगे वो बीकॉम सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आपको बीकॉम पार्ट वन में भी मार्क्स दिए जाएंगे। मीन्स बीकॉम सेकेंड ईयर के एग्ज़ामिनेशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और पेपर का जो पैटर्न है MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न पर आ रहा है। आपको हर टॉपिक हर सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर होगा, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। और आज हम लोग जीएसटी के क्वेश्चन सेट नंबर 3 पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई? सप्लाई मेड विद कंसिडरेशन, सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन, सी बोथ ऑफ द अबव एंड डी नन ऑफ द अबव। मीन्स यहाँ पे जीएसटी में जो सप्लाई वर्ड यूज़ हुआ है उसमें दो ऑप्शन दिए हैं आपके पास। सप्लाई मेड विद कंसिडरेशन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, या सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। मीन्स जीएसटी के अंदर अगर आप विद कंसिडरेशन सप्लाई देते हैं तो भी टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी, और सप्लाई अगर आप विदाउट कंसिडरेशन देते हैं और आपने गुड्स के सप्लाई किया किसी को और विदाउट कंसिडरेशन किया है तो भी जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जीएसटी रेट होगा उस रेट के अकॉर्डिंग आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को स्टडी करने से पहले यहाँ पे देखिए दो वर्ड यूज हो रहे हैं, कंपोसाइट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। तो इसका पहले हमें डिफरेंस समझना होगा। तो कंपोसाइट सप्लाई बेसिकली होता है जब दो प्रोडक्ट एक साथ दिए जाते हैं और दोनों एक तरह से बॉन्ड होते हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल, अगर मोबाइल हम परचेज़ कर रहे हैं तो मोबाइल के साथ हमें चार्जर भी परचेज़ करना होगा, पर चार्जर भी आपको मोबाइल के साथ मिलेगा। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द कंपोसाइट सप्लाई। मीन्स एक तरह से वो नेचुरली एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं। और मिक्स्ड सप्लाई मीन्स होता है वो नेचुरली बॉन्ड नहीं होते हैं, यानी मिक्स नहीं होते हैं, उसको किया जाता है। फॉर द एग्ज़ाम्पल, हम किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं और गिफ्ट में हमने उसके साथ चॉकलेट या स्वीट या कुछ और फर्दर हमने आइटम इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ पे कंपोसाइट सप्लाई नहीं है, ये आपकी कौन सी सप्लाई होती है? मिक्स्ड सप्लाई। तो कंपोसाइट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का जो डिफरेंस होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? नेचर ऑफ बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग और एग्जिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई अकॉर्डिंग। जैसे एग्जिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई का पिक्सल मीन्स क्या हो गया कि जब हमने मोबाइल परचेज किया तो चार्जर साथ में मिला, तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई यानी सप्लाई के साथ दोनों क्या थे? अटैच थे। और मिक्स सप्लाई में क्या होता है? दोनों अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं और साथ में हम परचेज करते हैं, तो उसको मिक्स्ड सप्लाई बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कंपोसाइट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में जो हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं, डिफरेंस मालूम करना होता है, तो हम क्या चीज़ देखते हैं? नेचर ऑफ बॉन्डिंग देखते हैं और एग्जिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विच टैक्स इज लेवीड इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई? जीएसटी में दो तरह की सप्लाई ट्रीट की जाती है, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक आपकी इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स होता है जब एक सेम स्टेट में गुड्स का परचेज सेल्स होता है तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स का मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई में जो जीएसटी होता है वो दो पार्ट में लगता है, CGST एंड SGST के नाम से। और इंटर स्टेट सप्लाई में जीएसटी जो चार्ज होता है वो IGST के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 100% क्वेश्चंस आ रही हैं आपका। तो इसमें किस कौन सा लगेगा आपका? इंट्रा स्टेट सप्लाई में CGST एंड SGST, राइट। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स जब विथ इन स्टेट गुड्स का मूवमेंट होता है, एक स्टेट से उसी स्टेट में गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। और उसमें
CGST एंड SGST चार्ज होता है। और जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होती है, तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं और उसमें IGST चार्ज किया जाता है। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, और आप लोग बहुत अच्छे से इसको स्टडी करिए। चैनल्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, हु विल डिक्लेयर रेट ऑफ टैक्स अंडर CGST। मेन CGST का जो रेट होता है कौन डिक्लेयर करता है? ऑप्शन में दिया आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी GST काउंसिल, ऑप्शन डी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। ये क्वेश्चंस पहले भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है लेकिन GST काउंसिल की रिकमेंडेशन पर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द सप्लाई ऑन विच रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वुड अप्लाई। रिवर्स चार्ज बेसिकली मीन्स क्या होता है कि जब भी हम गुड्स का सोल्ड करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। फॉर द एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपीज़ का गुड्स सोल्ड किया और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, उस पर्टिकुलर गुड्स पे GST का रेट 5% था, तो 1 लाख का 5% 5,000 हो गया। या आप अपने जो परचेज़र है उससे आप 1,05,000 रुपीज़ लेंगे, जिसमें 1 लाख रुपीज़ आपका होगा और 5,000 जो आपने GST का कलेक्ट किया है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो बेसिकली GST की जो लायबिलिटी अराइज होती है वो एट द टाइम ऑफ सेल्स के टाइम अराइज होती है। बट रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि जब हम गुड्स या सर्विस रिसीव करते हैं, मीन्स हम क्या हैं, रिसीवर हैं, तो भी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो रही है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। और ये कब अराइज होती है? कुछ कंडीशन में जब हम ट्रांसपोर्टर की फैसिलिटी लेते हैं तो हम यहाँ पे सर्विस उसकी रिसीव कर रहे हैं, सोल्ड आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो भी हमें क्या करना होगा, उसका टैक्स पे करना होगा, इसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं। या अगर आप कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो भी आपको रिवर्स चार्ज पे करना होगा, मीन्स GST का पेमेंट करना होगा। तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस और गुड्स जब भी हम कोई टैक्स का पे करते हैं तो उसे रिवर्स चार्ज बोलते हैं, राइट। और ये किस कंडीशन में होता है? एक तो कुछ हमने स्पेसिफिक कंडीशन बताई कि आप ट्रांसपोर्टर की सर्विस अवेल कर रहे हैं, या सेकेंड आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, यानी जो कैटेगरीज बताई गई है कि रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग आप रिसिप्ट अगर कर रहे हो तो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एक तो वो कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर, मीन्स दोनों ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो इसका मीन्स हो गया आंसर आपका सी, बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेवीड ऑन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में आपका IGST चार्ज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, when does the liability to pay GST arise in case of supply of goods on raising of invoice at the time of supply of goods, on receipt of payment and earliest of A, B और C। मीन्स आपने GST की जो लायबिलिटी अराइज होगी वो कब होगी? जिस डेट को आपने इनवाइस इशू किया है उस डेट को, या जिस डेट को गुड्स सप्लाई हुआ है उस डेट को, या आपने जब पेमेंट रिसीव कर लिया है उस डेट को। तो ऐसी कंडीशन में जो लायबिलिटी अराइज होती है, क्योंकि देखिए तीनों डेट यहाँ पे अलग अलग हो सकती है। आज हमने इनवाइस इशू किया, कल की डेट को हमने गुड्स डिस्पैच किया, सप्लाई दिया, और आफ्टर 1 मंथ हमें हो सकता है पेमेंट रिसीव हो, या हो सकता है हमने एडवांस पेमेंट ले लिया हो। तो ऐसी कंडीशन में तीनों में जो सबसे पहले होगा, मीन्स अगर हमने सबसे पहले इनवाइस इशू किए तो इनवाइस की डेट को भी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो रही है। अगर हमने एडवांस पेमेंट ले लिया तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट उस डेट को ही आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अराइज हो जाएगी। मीन्स तीनों में जो सबसे पहले डेट आएगी उस डेट को लायबिलिटी अराइज होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8,
What is time of supply of goods? Date of issue of invoice, date of receipt of consideration by the supplier, date of dispatch of goods and earlier of A and B. मीन्स आपका जो सप्लाई गुड्स ऑफ सप्लाई का टाइम होगा उसको क्या ट्रीट किया जाएगा कि जिस डेट में इनवाइस इशू हुई है वो डेट, या जिस डेट में कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, या जिस डेट में गुड्स का डिस्पैच हुआ है। तो इस कंडीशन में सप्लाई कंडीशन में आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अगर इशू ऑफ इनवाइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंसिडरेशन बाय द सप्लायर दोनों में जो सबसे पहले होगा उसको सप्लाई ऑफ गुड्स का टाइम ट्रीट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इफ द इनवाइस इज इशूड विथिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। इसका आंसर दिया आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस, डेट ऑफ विच द सप्लायर रिसीव पेमेंट। तो इस डेट में, इस कंडीशन में भी जो ऊपर की कंडीशन थी वही कंडीशन यहाँ भी फॉलो होगी। ऊपर गुड्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, नीचे सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपका जो इनवाइस की डेट होगी वो और जिस डेट में आपने पेमेंट रिसीव किया है, इन दोनों में जो पहले होगा उस डेट को सप्लाई ऑफ सर्विस का टाइम ट्रीट किया जाएगा। मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन by the supplier determined? Date on which the receipt of payment is entered in the book of account, date on which the receipt of payment is credited in the बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में सपोज किसी सप्लायर ने पेमेंट कर दिया और वो इन्फॉर्मेशन हमें बाद में मिली, सपोज फ्राइडे को मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ और ये इन्फॉर्मेशन जब हमने बैंक स्टेटमेंट अपना देखा, चेक किया, ये हमें मंडे या ट्यूसडे को पता चला, तो हम अपनी कैश बुक में एंट्री कब पास करेंगे? मंडे या ट्यूसडे को एंट्री पास करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में पेमेंट की डेट क्या मानी जाए, यानी जो रिसिप्ट की डेट होगी उसको क्या ट्रीट करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्लियर ऑफ ए एंड बी, दोनों में जो पहले हो। ये भी हो सकता है कि हमने एक दिन पहले एंट्री कर ली हो और बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र होने में कुछ टेक्निकल इशू आ गया हो, सर्वर प्रॉब्लम आ गई हो और वो मेरे अकाउंट में यानी बिजनेस अकाउंट में 1 या 2 दिन बाद ट्रांसफ़र हुआ। तो ऐसी कंडीशन में पेमेंट की रिसिप्ट की डेट क्या मानी जाएगी? दोनों में जो पहले हो। मीन्स अगर मेरे अकाउंट में अमाउंट पहले ट्रांसफ़र हो गई वो, या हमने जिस दिन एंट्री पास की, दोनों में जो पहले डेट होगी उसी को रिसिप्ट की डेट ट्रीट किया जाएगा। आई होप ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे और इसलिए आपको हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट और बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। और इस एग्ज़ाम को आप ये मत सोचिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो बहुत इजी है। आप अच्छे से स्टडी करोगे तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।